नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबके अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह है हमारी 21/7 जो कि एनटीए नेट के सिलेबस में लगा हुआ 21/7 जो पोर्शन है जो कि आधारित है हमारी हिंदी कहानी के ऊपर। उसमें लगा हुआ है एक कहानी माधव राव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको उसके सारांश भी बताऊंगी और फिर मैं आपको कुछ केंद्र बिंदु यानी कि कुछ मुख्य बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है इस कहानी को याद रखने के लिए। तो चलिए देर किस बात की दोस्तों, आज की आलोचना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में, इसकी लेखक माने जाते हैं माधव राव सप्रे। और ये दोस्तों हमारे हिंदी कहानी जगत की प्रारंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है, जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करते हैं इसकी कथा सार के ऊपर। दोस्तों, ये एक मुख्य रूप में आदर्शवादी परंपरा में रची गई कहानी है और ये हमें दर्शाता है अमीरी गरीबी में भेद। अगर हम इसके कथासार को देखते हैं, इसकी अंत जो है वो ज़्यादा दुखवादी नहीं है, दुखांत नहीं है इस कहानी का, क्योंकि यह आदर्शवादी शैली में रचा हुआ कहानी है। तो इसमें मुख्य रूप में 3 पात्र हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जमींदार मिलते हैं जो कि अमीरी की यानी कि शोषक वर्ग की प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और उनके साथ आती है एक विधवा वृद्धा जो कि बहुत ज़्यादा उम्र जिन्हें हो गई है और वो बहुत गरीब है और जिनके साथ कोई भी नहीं है सिवाय उनके 5 साल की पोती की। वो वृद्धा जो होती है दोस्तों, वो जमींदार की जो आलीशान बंगलो होती है उसी के बगल में ही एक छोटी सी कुटिया पे रहती है, जिसपे वो कई साल से रहती आ रही है। पर जमींदार की नज़र कभी भी उस कुटिया पर नहीं गई थी। पर एक दिन जमींदार जी की नज़र उस कुटिया पे पड़ जाती है, जिस वजह से वो मन ही मन में ये सोचते हैं कि काश वो कुटिया भी उनका हो जाए, ताकि वो अपना इलाका और भी बढ़ा सके। इसके साथ हो जाते हैं और उस वृद्धा के साथ बात भी करते हैं। पर वृद्धा वो जो कुटिया होती है उसे बेचना नहीं चाहती, क्योंकि उसी कुटिया पे वो दुल्हन बन के एक दिन आई थी। वहीं पर उसकी जो पति होता है वो मर जाता है, फिर उसकी बेटे भी मर जाता है और वधू को भी वहीं पर वो खो देती है। और उसी कुटिया पे वो रहना चाहती है जहाँ पर वो एक दिन दुल्हन बन के आई थी। उसी कुटिया पे अपने पोती के साथ रहती है। वो गरीब जरूर है, परंतु कभी किसी का बुरा ना करती है ना सोचती है, जिस वजह से वो अच्छे से जमींदार जी को समझा देती है कि वो जो कुटिया है क्यों उन्हें देना नहीं चाहती है। परंतु जमींदार जी रहे अमीर आदमी, जिनके पास पैसा है और जिनके पास दौलत होता है ना दोस्तों, आज उनके पास ही सब कुछ होता है। न्याय भी उनके ही हिसाब से चलता है। वो दिखाया गया है इस कहानी में। जमींदार जी उसे कोर्ट कचहरी का मामला बना देते हैं और अपने पैसों से उस जो केस बनाते हैं उसे वो जीत लेते हैं, और फिर वृद्धा को छोड़ना पड़ता है वो कुटिया। फिर रोती विलपती वो उस कुटिया को छोड़कर चली जाती है, और कुछ दिन बाद वो फिर से वापस आती है, क्योंकि वो इस कुटिया को भूल नहीं पाती। वो वापस आता हुआ देख जमींदार जी अपने नौकरों को ये बताते हुए उसके पास भेजते हैं कि उसे वहाँ से भगा दे। परंतु वो विनती करती है और वो सिर्फ और सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी वो जो कुटिया है वहाँ से ले जाना चाहती है, ये बात बताती है। क्योंकि उसकी जो 5 साल की पोती है वो घर छोड़ के जाने के बाद से खाना नहीं खाती, ये बात वो जमींदार जी को बताती है। और वो जो उसकी पोती होती है वो अपनी दादी को ये बोलती है कि तू मुझे अपने घर लेके चल, फिर मैं खाना खाऊंगी। ये एक इम्पोर्टेंट डायलॉग है दोस्तों, इसे याद रखिए। तू मुझे
अपने घर लेके चल, फिर मैं खाना खाऊंगी। फिर उसके बाद जमींदार जी को थोड़ी सी दया आती है और वो इजाज़त दे देते हैं उसे एक टोकरी भर मिट्टी लेकर जाने का। और फिर वो अंदर जाती है, अपनी कुटिया को देखती है, फिर वहाँ पर रोती है, अपनी कुटिया की अपनी जो पास्ट होती है, अपनी जो भूत जो काल होती है उसे याद करके वो रोती है और फिर एक टोकरी भर मिट्टी पकड़कर उसे लेकर बाहर आती है। फिर वो जमींदार जी को बताती है कि जमींदार जी आकर उसे मदद थोड़ी सी कर ले, उसकी जो झोपड़ी है, उसकी जो टोकरी है उसे थोड़ी से हाथ लगा ले ताकि वो उसे अपने सर पे रख सके। पहले तो जमींदार जी को गुस्सा आता है कि वो उनसे ऐसी बात कैसे कर ली, पर फिर वो आते हैं और उसे मदद करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा वो टोकरी भर मिट्टी उठाई ही नहीं जाती। बहुत कोशिश करने के बाद जब वो हार मान जाते हैं, तब विधवा जो वृद्धा होती है वो उन्हें ये बोलती है कि आपसे तो ये टोकरी भर मिट्टी ही नहीं उठाई जाती, आप किस तरह से इस कुटिया को संभालेंगे। यही जो बात होती है उसकी, वो लग जाता है जमींदार जी के दिल में, जिससे कि वो अपनी गलती मान लेते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगते हैं उस विधवा वृद्धा को और फिर उसे अपनी कुटिया वापस दे देते हैं। इसकी अंत जो है दोस्तों वो दुखद इसीलिए नहीं है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एक आदर्शवादी कहानी है और आदर्शवादी कहानी होने के नाते यहाँ पर जो नेगेटिव कैरेक्टर है यानी कि जो जमींदार जी है उनके हृदय में परिवर्तन हो जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी उसे जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पॉइंट्स आ जाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबके सामने पेश है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, और ये सारी की सारी चीज़ आपको मदद कर सकती है बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में। तो चलिए हमारी जो कहानी की चर्चा चल रही थी टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे जी की कहानी है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो सन 1901 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और वो हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। याद रखिए 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की प्रकाशन हुई थी। इस कहानी को हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक कहानी माना जाता है। जैसे कि मैं आपको जब कथासार बता रही थी दोस्तों, उसी समय ही मैं आपको बता दी थी कि ये हमारी हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक कहानी मानी जाती है। हिंदी साहित्य में इसे नीम का मजबूत पत्थर भी समझी जाती है। इसे याद रखिए, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी की कहानी जो है उसे हिंदी साहित्य में नीम का मजबूत पत्थर भी समझी जाती है। और यह जो कहानी है दोस्तों, ये वर्ग भेद पर आधारित कहानी मानी जाती है, क्योंकि अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है वो हमें इस कहानी के अंदर ही देखने को मिलती है। उस वजह से हम इसे वर्ग भेद पर आधारित कहानी भी मान सकते हैं। आदर्शवाद पर आधारित ये कहानी है, क्योंकि ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसकी जो इस कहानी का जो वाद है वो आदर्शवाद है, क्योंकि इसके अंत जो है वो दुखद नहीं होता। जमींदार जी जो होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहंकारी होते हैं, परंतु बाद में उनके हृदय में परिवर्तन हो जाती है, जिस वजह से हमें इस कहानी को आदर्शवादी कहानी कहना ज़्यादा यथार्थ ही रहता है। इसे देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना है, यानी कि देवी प्रसाद वर्मा जी ने इसे एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, उसे हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया है। और ये एक मौलिक कहानी भी मानी जाती है। ये मौलिक या अनुदित कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक मौलिक कहानी है। और यह कहानी मुख्यतः अमीरी तथा गरीबी के
विषमता पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ग भेद पर आधारित है, जो कि वर्ग भेद से मतलब है अमीरी और गरीबी, और अमीरी और गरीबी की जो विषमता है वो हमें इस कहानी से देखने को मिलती है। और इसकी जो कथानक है दोस्तों, वो छोटे से कथानक की ये कहानी है। याद रखिए, ये एक छोटे से कथानक की कहानी है, परंतु बहुत बड़ी चीज़ हमें सीख दे जाती है। इस कहानी में जमींदार जहाँ पर शोषक वर्ग का प्रतीक होता है, वहाँ पर विधवा वृद्धा जो होती है वो शोषित वर्ग का प्रतीक होती है। ये तो मैं सारांश जब मैं आपको बताई तभी मैं बता दी थी, फिर भी आप याद रखिए जो जमींदार यहाँ पर है, वो जो जमींदार का जो चरित्र है वो शोषक वर्ग यानी कि अमीर वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो विधवा वृद्धा होती है जो कि गरीब होती है वो शोषित वर्ग यानी कि गरीब वर्ग की प्रतिनिधित्व करती हुई हमारे नज़र में आती है। अगर हम पात्रों के बारे में बात करें, 3 ही पात्र है। मुख्य पात्र है जमींदार जो कि शोषक वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं, विधवा वृद्धा जो कि शोषित वर्ग की प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती हुई हमारी नज़र में आती है, और गौण पात्र में आती है वो 5 वर्ष की जो पोती होती है, वो गौण पात्र के हिसाब से हमारी नज़र में पेश होती है। तो दोस्तों वहाँ पर एक संवाद होती है जिसको हमें याद रखने की ज़रूरत भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, वो संवाद जो होती है वो विधवा की होती है जमींदार के लिए, यानी कि जमींदार जी के लिए। वो कहती है, जब वो वापस आती है, बेसिकली जब वो वापस आती है टोकरी भर मिट्टी अपने हाथ में पकड़ कर, तब वो क्या कहती है जमींदार जी को, महाराज कृपया इस टोकरी में हाथ लगा दीजिए, मैं इसे अपने सिर पर रख दूं। वो बोलती है जमींदार जी को कि महाराज कृपया इस टोकरी में हाथ लगा दीजिए, मैं इसे अपने सिर पर रख दूं। दोस्तों ये संवाद भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी संवाद भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखनी ज़रूरी है। अगर आपको इम्पोर्टेंट संवाद से मतलब है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं वादा करती हूँ आपकी ईमेल की रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।